हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक होगा। आज हम लोग आ चुके हैं टारगेट आईआईटी सीरीज, जो कि जेई एडवांस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिन बच्चों का जेई मेंस का पेपर अच्छा जा चुका है, जो जेई एडवांस की तैयारी अब शुरू कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे यूज़फुल सीरीज रहने वाली है। हमेशा से एक डिमांड आ रही थी कि सर जेई एडवांस के लिए कोई बैच लाया जाए, जेई एडवांस के लिए कोई बैच लाया जाए। तो ये जेई एडवांस के लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया बैच है, जिसमें हम लोग पिछले सालों में पूछे गए सवालों की मदद से चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेंस हमने कर लिया है, मतलब हमको हल्का फुल्का थियोरी का आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें रहती है, किस टाइप के सवाल जेई मेंस में पूछे जाते हैं। तो हमारा अब उद्देश्य क्या बच जाता है कि जेई एडवांस के लिए किस तरह से अप्रोच रखी जाती है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस चीज़ को समझा जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का है चैप्टर द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में दो पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी तरह तरह के सवाल इससे पूछे गए हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग कुछ एक टाइप के सवाल करेंगे, कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे पार्ट में दूसरे टाइप के सवाल को करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल मैं क्लास में भी लूंगा और कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क में भी छोड़कर जाऊंगा। तो याद रखना कि इस सीरीज को तभी हम लोग करने बैठें जब हमें हल्का फुल्का थ्योरी का आइडिया हो। ऐसा ना हो कि इस चैप्टर की बारीकियों से हम वाकिफ नहीं हैं और डायरेक्ट जेई एडवांस के सवाल करने बैठ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो ये तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इन सबसे बचना है तो पहले हल्का फुल्का थ्योरी पढ़ लो। देखो, थ्योरी में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, कि जेई एडवांस के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अगेन, सवालों की मदद से हम लोग ये समझेंगे कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह के पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से घुमाया जा रहा है, कैसे अप्रोच रखें तो सवाल सॉल्व हो पाएगा, और उसके लिए क्या थ्योरी याद रखनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट याद रखने चाहिए। इस चीज पे हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ नन्हे मुन्ने से सवाल। अब जैसे कि ये जेई एडवांस 2014 का है, मिक्स मिक्स मिलेंगे तुमको, है ना। एक ऑर्डर मैंने डिसाइड किया है। अब उसमें हो सकता है कि कुछ पहले 2014 के आ जाए, फिर 2022 का आ जाए, फिर 2015 का आ जाए। तो जिस ऑर्डर में जो चीज़ हमको समझनी चाहिए उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे चीज़ें रखी है। कारण ये है कि चैप्टर का जो फ्लो होता है उस फ्लो को मेंटेन करने की कोशिश की है, कि जैसे मूलों एवं गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है, ये चीज़ें पहले आती है, फिर ग्राफ आता है, परिसर आता है, फिर उभयनिष्ठ मूल आते हैं। तो इस टाइप से इस क्रम को रखने की कोशिश की है। उसमें ऐसा हो सकता है कि पहले पुराने सालों के आ जाए, फिर नए साल का आ जाए, फिर बहुत पुराने साल का सवाल आ जाए। तो इस चीज़ को लेकर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर सवाल जो है अपना एक महत्व रखता है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कि ये हर सवाल तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है। जैसे ही ये सवाल आया, वीडियो पॉज करो, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे, खुद से इस सवाल को अंत तक पहुंचाने की कोशिश करो। जब अंत तक पहुंच जाओ, या तो आंसर आ जाएगा या आंसर नहीं आएगा। उसके बाद वीडियो को प्ले करें, देखें कि आपने किस तरह से सॉल्व किया, मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, क्या दोनों के अप्रोच में अंतर है। अब इसका आंसर तो रिवील हो ही गया, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो मान लेता हूं कि आप लोगों ने अपनी तरफ से समय दे दिया है। उसके बाद अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या लिखा गया है? वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण पी एक्स इज इक्वल टू 0 के मूल पूर्णतया काल्पनिक हैं, तब समीकरण पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे? ठीक है, ध्यान से सुनना। कैसे कैसे समझा जाएगा, कैसे कैसे समझा जाएगा? इसके मूल पूर्णतया काल्पनिक हैं, इस चीज को समझना। पूर्णतया काल्पनिक कैसी चीजें होती है? पूर्णतया काल्पनिक वो चीजें होती है जिनका वास्तविक भाग शून्य होता है। जैसे कि मान लीजिए इसके मूलों की बात करें, तो इसके मूल कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए ये पी एक्स इज इक्वल टू 0 जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो दो बातें हैं, पूर्णतया काल्पनिक मतलब वास्तविक भाग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, काल्पनिक मूल,
सदैव जोड़े में आते हैं। अगर एक मूल a प्लस बी आयोटा टाइप का है तो दूसरा a माइनस बी आयोटा टाइप का होगा। यहां पर अगर अल्फा को हम लोग a प्लस आयोटा बी लिखें क्योंकि काल्पनिक है, तो दूसरा क्या होगा, a माइनस आयोटा बी टाइप का होगा। इस बात से एग्री करते हुए या नहीं करते, करना पड़ेगा। अब हमसे क्या कहा गया था, ये पूर्णतया काल्पनिक है, मतलब ये जो वास्तविक भाग है ये शून्य है, वास्तविक भाग शून्य है। तो एक जो मूल है अल्फा वो है आयोटा बीटा टाइप का, और दूसरा जो मूल है बीटा वो है माइनस आयोटा बीटा टाइप का। समझ गए इस बात को? पूर्णतया काल्पनिक रखना है तो वास्तविक भाग को शून्य कर दिया, और काल्पनिक मूल सदैव जोड़े में आते हैं, इसलिए अगर एक आयोटा बीटा टाइप का है तो एक माइनस आयोटा बीटा टाइप का हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है। ध्यान से देखना, सुनते रहना, ध्यान से देखते रहना। अगर ये दो मूल हैं तो इस px इज इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा, यही लिखते हैं ना भैया। मूलों के गुणनफल के, मूलों के द्वारा बनाए गए गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब एक मूल क्या आ रहा है हमारा, एक मूल आ रहा है माइनस आयोटा बीटा, और एक आ रहा है x प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये कैसी चीज हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीजें हो गई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारा पी एक्स जो है ना वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रकार का पी एक्स होगा, तब पी एक्स के दोनों मूल जो हैं वो कैसे होंगे, पूर्णतया काल्पनिक होंगे। अब इससे क्या बात पता चलती है, इससे यह बात पता चलती है कि एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, ये तो वेरिएबल है। बी स्क्वायर मतलब यहां एक धनात्मक राशि होनी चाहिए, यानी पी एक्स किस रूप का हो सकता है, पी एक्स ऐसा दिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिख सकता है। इस प्रकार पूर्ण वर्ग होना जरूरी नहीं है। बी जो है वो हमारा अंडर रूट भी तो हो सकता था, आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3, दोनों को गुणा करोगे रूट 3 का वर्ग मतलब ये वाला बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग होना जरूरी नहीं है। बी स्क्वायर दिख रहा है वो इस बात को बता रहा है कि बस धनात्मक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होना उसका जरूरी नहीं है। अच्छा, आते हैं बात पर। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी कि px जो है वो कुछ इस रूप का रहने वाला है, px जो है वो कुछ इस रूप का रहने वाला है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर px इस रूप का है तो p ऑफ px किस रूप का होगा, है ना। तो देखो, चाहो तो वेरिएबल में भी कर सकते हो और या किसी एक एग्जाम्पल को लेके भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी बात एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए सत्य है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए भी सत्य है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के लिए भी सत्य है, और एक्स स्क्वायर प्लस किसी भी धनात्मक राशि के लिए सत्य है। तो अगर ये वाला अगर हम लोग मान लें कि पी एक्स हमारा ऐसा है तो पी ऑफ पी एक्स कैसा दिखेगा बताओ। जब यहां x लिखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आता है, यहां पी एक्स लिखोगे तो पी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और px खुद क्या है हमारा, px खुद है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का वर्ग कर दें तो x की घात 4 प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, तो ये हो गया x की घात 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 20। ये हो गया p ऑफ पी एक्स। क्या हो गया, p ऑफ पी एक्स। p ऑफ पी एक्स एक्स की घात 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 20। अब इसके मूल के बारे में बातें कर लेते हैं। तो ये तो किस प्रकार की समीकरण दिख रही है, ये 4 घात वाली समीकरण दिख रही है। अब 4 घात वाली समीकरण को हल करना हमको आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या करें, नए पेज पे ले लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। p ऑफ पी एक्स क्या आया हमारा, देखो लेंदी तो होते हैं सवाल, इसीलिए तो कम होते हैं। x की घात 4, अब ये समझ गए ना कि मैंने 4 क्यों लिया। b लेते तो b स्क्वायर, b की घात 4 इस टाइप की चीजें आती, कोई मतलब नहीं है। किसी भी एक संख्या को लेके आगे बढ़ सकते हैं। x की घात 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 20, x की घात 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब देखो यहां पर मान लो एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 20, है ना। अब बताओ टी क्या आएगा, श्रीधराचार्य से द्विघात सूत्र हम लगा देते, -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 64 -4ac बटे 2a यानी कि 2 × 1, तो t क्या हो रहा है, -8 प्लस माइनस अंडर रूट में -16 बटे 2, -8 प्लस माइनस ये हो गया 4 × -1, 16 बाहर आके 4 बन गया और अंडर रूट के अंदर -1 रह गया। अब अंडर रूट -1 को तो तुम जानते ही होंगे, बड़ी आसानी से क्या लिखा जा सकता है, 2 से भाग दे दे तो -4 प्लस -2 आयोटा। ये क्या चीज है, ये है t यानी कि एक्स स्क्वायर, अगर इसको बोल दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा और एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4 - 2 आयोटा। अब हम जानते हैं कि अगर इसके अंडर रूट लेंगे, ये काल्पनिक संख्या है, पूर्णतया काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक संख्या है, इसमें वास्तविक भाग भी है काल्पनिक भाग भी है। अब इसका अंडर रूट लें तो क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ अंडर रूट पूरा लेने की जरूरत है नहीं, बस इतना समझो कि इसका अंडर रूट लोगे तो पूर्णतया काल्पनिक संख्या तो नहीं मिलेगी। पूर्णतः वास्तविक मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है। पूर्णतः वास्तविक का वर्ग वास्तविक संख्या ही होगा। पूर्णतः काल्पनिक मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है। पूर्णतः काल्पनिक का वर्ग भी वास्तविक संख्या होगा। अगर वर्ग करने के बाद एक काल्पनिक संख्या आ रही है, मतलब वो संख्या ना तो पूर्णतः काल्पनिक थी ना ही पूर्णतः वास्तविक थी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहां से जो 4 मान आने वाले हैं, इस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के जो मूल आने वाले हैं वो ना तो पूर्णतः काल्पनिक होंगे, मतलब इसको बोल सकते हैं कि वो काल्पनिक होंगे, पूर्णतः काल्पनिक नहीं बोलेंगे, पूर्णतः वास्तविक नहीं बोलेंगे। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। केवल पूर्णतः काल्पनिक मूल है, गलत बात हो गई। सभी मूल वास्तविक है, गलत बात हो गई। 2 वास्तविक 2 पूर्णतः काल्पनिक है, गलत बात हो गई। मूल ना तो वास्तविक है ना ही पूर्णतः काल्पनिक है, ये सही बात हो गई। तो डी आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा सवाल था। अगर शांति से, ध्यान से, हिम्मत से समझा जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भैया एक काम और करो, जितने लोगों को जितने सवाल समझ में आते जाए, जितने खुद से हो जाए और जितने समझ में आते जाए, वो बताते जाओ कमेंट में कि इतने मुझे समझ में आ गए, इतने मैंने खुद से कर लिए। देखो ये जेई एडवांस के सवाल हैं, इनका समझ में आना ही अपने आप में एक अच्छी बात होती है। समझ गए बात को? अगर इनको समझ पा रहे हो, खुद से बिना देखे कर पा रहे हो, मतलब एक लेवल तो तुमने पार कर लिया है। ठीक है, चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल, अब इसका आंसर मैं यहां पे मिटा देता हूं ताकि हम लोग आंसर ना देख पाए। बढ़िया सवाल, ये भी एक अच्छा सवाल, 2015 का पेपर 2 में आया था। करो वीडियो को पॉज और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। माना कि इस उन सभी शून्येतर यानी कि नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं अल्फा का समुच्चय है जिसके लिए द्विघात समीकरण के 2 विभिन्न मूल x1 और x2 असमीका x1 - x2 के मापांक <1 को संतुष्ट करते हैं। निम्नलिखित अंतरालों में से कौन सा या कौन से समुच्चय इस S के उपसमुच्चय हैं? मतलब देखो करना क्या है, छोटी सी बात है। अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, इसके 2 मूल हैं x1 और x2। हमको दिया हुआ है कि x1 - x2 का जो मापांक है वो 1 से छोटा है। x1 - x2 का मापांक 1 से छोटा है। ठीक है, अब इस कंडीशन को, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करवाओ और अल्फा का मान निकाल के लेके आओ। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया था अभी उनको मैंने बता दिया। इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर पाओ और अल्फा का मान निकाल के लेके आओ। जो अल्फा का मान आएगा ना उसको नाम दो समुच्चय एस, और फिर देखो कि इन चारों में से कौन सा अंतराल उस समुच्चय एस में आ रहा है। ठीक है, देखो
क्या करें, x1 माइनस x2 यानी मूलों के अंतर की बात हो रही है। अभी मूलों का अंतर आता कहां से है, हमें तो मूलों का योग पता होता है। मूलों का योग क्या होगा यहाँ पे, x1 प्लस x2 कितना होगा, माइनस b बटा a यानी कि 1 बटा अल्फा, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 c बटा a। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अगर नहीं जानते हो तो प्रसार करके देख लो और याद रखना चालू कर दो। अब ऐसी चीजें हम लोगों को याद रखना चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। ये मान यहां ला के रख दो, तो ये कितना हो गया, 1 बटा अल्फा स्क्वायर है ना, इसका वर्ग माइनस 4 गुणा 1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर। ये कितना आ रहा है हमारा, x1 माइनस x2 का वर्ग। इसका अंडर रूट ले लें तो इधर हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2, और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा। ऊपर अंडर रूट पूरे पे ही लगा देते हैं, या तो ये समझ लो अंडर रूट, या ये समझ लो कि किसी संख्या का मापांक अगर 1 से छोटा है, क्या दिया हुआ था हमको, x1 माइनस x2 का मापांक 1 से छोटा है। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए, ये भी संख्या धनात्मक है, ये भी संख्या धनात्मक है, एक धनात्मक संख्या दूसरी धनात्मक संख्या से छोटी है, तो उसका वर्ग भी उस धनात्मक संख्या से छोटा रहे। मतलब ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का पूर्ण वर्ग लेस देन 1। अब ये तो तुम जान ही रहे हो, 1 माइनस, अच्छा यही वाला लिख दें क्या, यहाँ वाला ही लिख देते हैं और आसान हो जाएगा काम हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, 1 बटा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0। अब क्या करें, 1 अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। अल्फा कॉमन ले ले क्या, हाँ हाँ, अल्फा कॉमन नहीं, माइनस पहले इधर करो, तो माइनस इधर करोगे तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बटे अल्फा स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ऊपर क्या गुणनखंड हो जाएंगे, रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 अल्फा प्लस 1 बटे अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या क्या आ गए, एक 0, एक प्लस 1 बटा रूट 5 और एक माइनस 1 बटा रूट 5, ठीक है। वेवी कर्व ये पूरा फैला के किया है मैंने, मैं यही बोलता हूं भैया पूरा फैला के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जल्दीबाजी में इधर उधर गुणा करना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, वज्र गुणन करना, इस सब में गलतियां होने की संभावना रहती है। तो मैं तो भैया पूरा एक तरफ लाया चीजों को, हो सकता है कुछ लोग 5 इधर ले जाते हैं और इधर उधर वज्र गुणन कर देते भैया। अंडर रूट में और असमीका में ऐसी रिस्क मैं तो नहीं लेता हूं, और मैं सबसे ये कहूंगा भैया दो तो नहीं, 10-15 सेकंड ज्यादा लगेंगे, पूरा कर लो, है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस पे क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि अल्फा का जो घात था वो कैसा था, सम था, मतलब इस पे चिन्ह नहीं बदलेगा। अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 बटा रूट 5 यूनियन, क्या ये बात समझ में आई, यूनियन 1 बटा रूट 5 से लेकर अनंत, ठीक है, क्लियर। अब देख लो ये आ गया हमारा एस, तो इनमें से कौन कौन सा, इनमें से कौन कौन सा, इन चार में से कौन सा इसके अंदर है, ये जहां धनात्मक धनात्मक है उसके अंदर है। तो माइनस 1 बटा 2 से माइनस 1 बटा रूट 5, 1 बटा रूट 5 से छोटी चीज है, माइनस 1 बटा रूट 2 इधर कहीं आएगा, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2 कितना होगा, माइनस 0.5 हो गया। और ये कितना है हमारा, ये उससे तो छोटा ही है, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो हम लोग, इधर की तरफ ही आएगा, कहां गया, ये रहा। तो माइनस दूसरे रंग से लेते हैं, माइनस 1 बटा 2 इधर ही आएगा और 1 बटा 2 इधर ही आएगा। जितनी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो चीजें उतनी छोटी होती चली जाएंगी, है ना। तो पहला वाला तो धनात्मक अंतराल में है, माइनस 1 बटा रूट 5 से 0, ये है क्या धनात्मक वाले में, नहीं है, तो दूसरा आंसर नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा हो जाएगा। तो कौन कौन से अंतराल
इसके उपसमुच्चय हैं, तो हम बोलेंगे ए और डी इसके उपसमुच्चय। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो, झटाझट खटाखट बता दो। क्या ए और डी ही तुम्हारा आंसर आया था? क्या ए और डी ही तुम्हारा आंसर आया था? क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? बेटा समझ में आना भी अच्छी चीज है, फिर से मैं बार बार दोहराता हूं इस चीज को। खुद से सवाल शुरू करना, खुद से उसको अंत तक लेके जाना। ये चलिए कुछ और वैरायटी के सवाल देखते हैं। ये मैं अभी मूलों एवं गुणांकों के मध्य संबंधित पे चल रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर वैरायटी को लेकर आएंगे। ग्राफ लेकर आएंगे, अपना न्यूटन फॉर्मूला लेकर आएंगे, परिसर लेकर आएंगे, उभयनिष्ठ मूल लेकर आएंगे। इस पार्ट में भी लाएंगे, अगले में भी लाएंगे, तो ध्यान से सुनते रहना। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। एक और सवाल है, अच्छा सवाल है ये भी, इसको तसल्ली से करो। एक कॉम्प्रीहेंशन है, ये 2017 में आया था, बड़ा अच्छा कॉम्प्रीहेंशन है। न्यूटन्स फॉर्मूला टाइप का सवाल इसको बोला जा सकता है। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है? माना p कॉमा q पूर्णांक है एवं अल्फा कॉमा बीटा इस समीकरण के मूल है, जहां अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। n इज इक्वल टू 0 1 2 यानी कि प्राकृत संख्याओं के लिए माना कि अल्फा की घात n इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा की घात n नहीं, माई बैड, ए एन इज इक्वल टू पी अल्फा की घात n प्लस क्यू बीटा की घात n है। पहली जानकारी यहां खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनते रहना भैया, जिनको समझ में नहीं आया उनको सवाल समझा रहा हूं। सवाल समझ में आना पहला स्टेप, सॉल्यूशन समझ में आना दूसरा स्टेप। पी क्यू पूर्णांक है, ये जानकारी हमारे पास साइड में रखी हुई है। अल्फा कॉमा बीटा इस समीकरण के मूल है, ये दूसरी जानकारी है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों मूल बराबर नहीं है, ये तीसरी जानकारी है। जानकारियों को लिखते जाया करो साइड में कि क्या क्या तुम्हें पता चल गया। और एक यह संबंध हमको बताया गया है कि ए एन को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है, इतनी बात हमको बोल दी गई है। कॉम्प्रीहेंशन वाले सवालों में क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी हमको दे दी जाती है और उसके आधार पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे नीचे क्या कहा गया? तथ्य, यानी कि एक फैक्ट बता रहे हैं हम लोगों को कि ए और बी परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस बी रूट 5 जीरो है, तब a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा। अब इसको समझना कैसे, पहले इस चीज को समझाता हूं, है ना, पहले इस चीज को समझाता हूं। a और b कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का अर्थ होता है इसके अंदर अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है। अब a प्लस बी रूट 5, a प्लस बी रूट 5 अगर शून्य है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी रूट 5। अब बताओ a के अंदर रूट 5 होगा क्या? नहीं होगा। b के अंदर कोई रूट 5 होगा क्या? नहीं होगा। अब बेटा जब इधर अंडर रूट नहीं है, यहां अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट है, तो एक बिना अंडर रूट वाली राशि अंडर रूट वाली राशि के बराबर कैसे हो सकती है? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। एक परिमेय संख्या, अच्छा एक और तरीके से बताता हूं, एक ऐसी संख्या है, ए है परिमेय संख्या, ये बात हमको दी गई है। बी रूट 5 कैसी संख्या हो जाएगी? चूंकि बी परिमेय है और रूट 5 अपरिमेय है, तो इन दोनों का गुणा कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग शून्य आ सकता है क्या? एक परिमेय संख्या लो, एक अपरिमेय संख्या लो, जोड़ के देखो कभी शून्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इन्होंने यही बात कही कि अगर एक ए है और b प्लस रूट 5 है, इनका योग शून्य केवल और केवल तभी होगा जब a भी जीरो हो, b भी जीरो हो, ताकि ये जीरो हो जाए और रूट 5 जीरो से गुणा होकर जीरो हो जाए। यही तथ्य यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तथ्य की बात कहां पर होगी, कैसे होगी, वो आगे जाके समझेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हमको क्या कहा गया कि A12 किसके बराबर होगा? तो अब A12 किसके बराबर होगा, इसको कैसे समझते हैं हम लोग? ध्यान से सुनना, न्यूटन्स फॉर्मूला वाली बातें वैसे तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि ए एन अगर ये P टाइम्स अल्फा एन प्लस Q टाइम्स बीटा एन है तो इनमें क्या रिलेशन होता है बताते हैं तुमको। देखो अल्फा और बीटा इसके रूट है ना? किसके रूट है? इस समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इसको संतुष्ट करेगा?
तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। और सिमिलरली क्या भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर इस पूरी समीकरण को अल्फा की घात n माइनस 2 से गुणा कर दिया जाए, किससे गुणा कर दिया जाए, अल्फा की घात n माइनस 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये अल्फा की घात n बनाना चाहता हूं। n कैसे बनेगा, ऑलरेडी अल्फा की घात 2 है, अगर अल्फा की घात n माइनस 2 से गुणा कर दोगे तो ये वाला गुणा होके हो जाएगा अल्फा की घात n इज इक्वल टू, यहाँ एक अल्फा की घात 1 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा अल्फा की घात n माइनस 1 और प्लस अल्फा की घात n माइनस 2। क्या ये बात मानते हो, सही से घातांक, घातांक का क्या नियम होता है कि अगर ये अल्फा की घात 2 और अल्फा की घात n माइनस 2 लिखा हुआ हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाया करती है, तो ये हो जाएगा अल्फा की घात n, ठीक है, यानी अल्फा की घात n इसके बराबर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बीटा की घात n जो होगा वो बीटा की घात n माइनस 1 प्लस बीटा की घात n माइनस 2 के बराबर होगा। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या बातें चल रही है। एक हल्की फुल्की सी चीज और है कि अल्फा की घात n के साथ किसका गुणा किया गया है, p का गुणा किया गया है, तो इसके साथ p का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा p अल्फा की घात n, p अल्फा की घात n माइनस 1, p अल्फा की घात n माइनस 2, p बीटा की घात n, p बीटा का सॉरी q, इसको q से गुणा करना है, q बीटा की घात n माइनस 1, q बीटा की घात n माइनस 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, p अल्फा की घात n प्लस q बीटा की घात n, ये क्या है, a n है। अच्छा यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है, अगर यहाँ n माइनस 1 होता तो यहाँ n माइनस 1 होता तो यहाँ n माइनस 1 होता, यानी p अल्फा की घात n माइनस 1 प्लस q बीटा की घात n माइनस 1 क्या हो जाएगा, a n माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो p अल्फा की घात n माइनस 2 प्लस q बीटा की घात n माइनस 2 कितना हो जाएगा, a n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस कहानी पे, हमें क्या चाहिए, 12। 12 के लिए एन इज इक्वल टू कितना लिख दें, एन इज इक्वल टू लिख दो 12, तो एन इज इक्वल टू 12 लिख दोगे तो ये क्या बन गया, ए 12 इज इक्वल टू ए 11 प्लस ए 10। सच सच बताना कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना प्यारा सवाल है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इस टाइप की चीजें जेई मेंस में भी पूछी जाती रही है। जेई मेंस पार्ट 2 अभी हमको देना है तो करते रहो, है ना। मेंस की तैयारी भी हो ही रही है, कोई ये मत सोचना कि हम एडवांस पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा मेंस होगा या नहीं होगा। अरे बेटा मेंस तो होगा ही, एडवांस अगर तैयारी कर रहे हो तो मेंस तो होगा ही। अब जैसे ये सवाल है, करो वीडियो पॉज, इसी का दूसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, ये खुद से करने की कोशिश करो, ये खुद से करने की कोशिश करो। यदि a 4 28 है तो p प्लस 2q क्या होगा, इसमें तुम्हारा ये दूसरा फैक्ट काम में आएगा। इसकी जरूरत अब पढ़ने वाली है, इसकी जरूरत अब पढ़ने वाली है। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। देखो A4 इज इक्वल टू 28 है। A4 को क्या लिख सकता हूं मैं, A3 प्लस A2, अभी अभी जो सीखा था हमने कि AN जो है वो क्या हो जाता है, AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2। फिर A3 को क्या लिख सकता हूं, A2 प्लस A1, और A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A0। बहुत बढ़िया। A2 को फिर से क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A0, इस A1 को ऐसा ही रहने दो, और A1 प्लस A0 इज इक्वल टू 28। A1 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 3A1 और 2A0, बस इससे छोटा नहीं कर सकते,
कि नहीं तो क्या नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, A1 को A0 प्लस A-1 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि n जो है वो कैसा है, 0 1 2 3 ही है, न्यूनतम 0 तक ही जा सकते हैं हम लोग। अब ये बात तो हमें पता चल गई, इस बात का उपयोग कैसे करें, इस बात का उपयोग कैसे करें, तो देखो A1 क्या होगा, A1 होगा P अल्फा की घात 1 प्लस Q बीटा की घात 1, और A0 क्या होगा, P अल्फा की घात 0 प्लस Q बीटा की घात 0। मतलब ये तो सिंपल हमारा P प्लस Q बन गया, इसकी तो दिक्कत नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी दिक्कत है कि P अल्फा प्लस Q बीटा कहाँ से लाएं, तो अब यहाँ पे हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसमें अल्फा और बीटा का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके मूल क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, अल्फा बीटा में से कोई भी एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4a और c माइनस 1 है, और बटे में आ गया 2। तो एक अल्फा मान लेते हैं हम लोग धनात्मक वाला √5/2, और बीटा मान लेते हैं ऋणात्मक वाला, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या आ गया, 3a1 प्लस 2a0 इज इक्वल टू 28। 3a1 क्या होगा, P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 टाइम्स a0 P प्लस Q इज इक्वल टू 28। 3P अल्फा क्या माना मैंने, 1 प्लस √5/2 प्लस 3Q बीटा क्या माना, 1 माइनस √5/2 प्लस 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 28। P कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो P कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, या अंदर गुणा करते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3P/2 प्लस 3P/2 गुणा √5। समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ कुछ बनने वाला है, ध्यान से करो भैया। जिस स्टेप पे तुम्हें लगे कि हाँ यहां से आगे मैं कर सकता हूं, वहीं पॉज करके खुद से करने लग जाया करो, इंतजार मत किया करो कि सर ने अब चालू कर दिया है तो अब सर ही पूरा करेंगे। प्लस 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 28। ठीक है, यहां तक की कहानी। अब देखो √5 वाली चीजें इकट्ठी करो और बाकी चीजें इकट्ठी करो, तो 3P/2 2P, 2 दूनी 4 3 7P/2, 3Q/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 3 7Q/2। ठीक है, बोलो। और √5 वाली चीजें इकट्ठी करें तो 3/2 P माइनस Q √5 है ना, 3/2 अलग कॉमन ले लिया, √5 अलग कॉमन ले लिया, अंदर बचा P माइनस Q इज इक्वल टू 28। ठीक है क्या, बोलो। अब P और Q क्या थे, P और Q पूर्णांक है, ये बात ध्यान रखना, P और Q पूर्णांक है, इसके अंदर अंडर रूट वगैरह नहीं है, P और Q के अंदर अंडर रूट नहीं है। ठीक है, ये √5 है। थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस 28 को भी इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7P/2 प्लस 7Q/2 माइनस 28, ये पूरा एक परिमेय हिस्सा हो गया, और प्लस 3/2 गुणा P माइनस Q गुणा √5 इज इक्वल टू 0। यानी √5 के साथ एक गुणांक है और एक ये चीज है। अभी अभी हमने सीखा था कि a प्लस B√5 अगर शून्य हो, a प्लस B√5 अगर शून्य हो, मतलब a को भी शून्य होना पड़ेगा और b को भी शून्य होना पड़ेगा, है ना। तो पहले इस b वाले हिस्से को शून्य कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, P माइनस Q 3 गुणा 3/2 P माइनस Q इज इक्वल टू 0, यानी P इज इक्वल टू Q हो गया। और इधर इस ए वाले हिस्से को 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर से देखो 7 कॉमन ले लें, पूरा लिख देते हैं, 7P/2 प्लस 7Q/2 माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
है ना। तो ये कितना हो गया 7p/2, और p और q बराबर है तो इसकी जगह भी 7p/2 इज इक्वल टू 28। तो ये हो गया 7p इज इक्वल टू 28। तो p इज इक्वल टू हो गया 4, और p इज इक्वल टू 4 हो गया अगर, तो दोनों बराबर हैं, तो q इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 4। क्या पूछा गया है p+2q, मतलब 4+2 × 4, 4×2 = 8 और 4 12। आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका भी क्या आंसर हो गया डी। बताओ क्लियर हुआ सवाल। क्या यह सवाल अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, अच्छा लगा या नहीं लगा, बढ़िया सवाल था नहीं था। देखो पैराग्राफ पे बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, कुछ पीवाईक्यू में यहाँ पे करवा रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यू में तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा जो तुम बाद में कर सकते हो, ठीक है। अब इस टाइप के कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, अब इस टाइप के कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में जैसे अभी तक करते आए हो ऐसे ही करते जाना। एक और सवाल देते हैं तुमको, ये वाला करो। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। मान लीजिए, मान लीजिए ए और बी एक मिनट, हाँ, मान लीजिए ए बी द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 20x - 2020 के भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। ए और बी इसके मूल है और सी और डी इसके मूल है। भैया अगर अभी तक खुद से नहीं किया है तो पहले खुद से कर लो। एवं मान लीजिए सी और डी इस दूसरी द्विघात के भिन्न भिन्न सम्मिश्र मूलों को दर्शाते हैं, तब इसका मान क्या होगा। जितना बड़ा ये सवाल दिखने में लग रहा है उतना ही आसान हो जाएगा अगर शांति से चीजें की जाए। कैसे की जाए, एकदम ठंडे दिमाग से अगर काम करोगे तो बड़ी आसानी से इस सवाल को कर पाओगे। जैसे कि इसके भिन्न भिन्न वास्तविक मूल क्या लिखा हुआ है यहां पर, x² + 20x - 2020, इसके भिन्न भिन्न मूल है a और b। तो a + b कितना हो जाएगा -20, और a × b कितना हो जाएगा -2020। यही बात पता कर सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा तो हम कुछ जानते हैं नहीं, यही बात पता कर सकते हैं। दूसरा COD किसके मूल है, COD दूसरी द्विघातीय बहुपद के मूल है। दूसरी क्या है x² - 20x + 2020, इसके COD है, COD तो C + D कितना हो जाएगा 20, और C × D कितना हो जाएगा 2020। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब ये जो बड़ा सा व्यंजक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का मान हमको बताना है। अब देखो a - c a - d तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि a ऊपर है c नीचे है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि a और b को साथ लाया जाए और c और d को साथ लाया जाए। ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे किया जाए, ये इसको मैं प्रसार कर देता हूं, गुणा करके लिख देता हूं। a² c - AC² + A² D - AD², ठीक है। नेक्स्ट B² C - BC² और B² D - BD², ठीक है। अब देखो C + D एक साथ कैसे लाएं, तो इन दोनों में A² कॉमन आ जाए तो क्या बनेगा, देखो इन पहले दो दो करके सॉल्व करते जाते हैं। C + D हो गया, C + D का मान हमको पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब
ये सी स्क्वायर वाला है, एक और सी स्क्वायर वाला यहाँ है, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और a प्लस बी बच जाएगा। बहुत सुंदर काम हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये डी स्क्वायर वाला और एक डी स्क्वायर वाला ये है, तो डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और लास्ट ये दो बचे बी स्क्वायर के, तो इसमें से प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा c प्लस डी, ठीक है। अब a प्लस बी यहाँ है, c प्लस डी यहाँ है, तो c प्लस डी कॉमन ले लिया जाए, आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस a प्लस बी कॉमन ले लिया जाए, आएगा क्या, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ गए बात को, बोलो। इतनी चीजें तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस रीअरेंज करना था, क्या करना था, केवल रीअरेंज करना था, इधर का उधर, उधर का इधर, इतना सा काम, बस इतना सा काम करना था। अब c प्लस डी का मान कितना बोलो, 20। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का मान कितना, माइनस 20। सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20। a प्लस बी का वर्ग यानी कि माइनस 20 का वर्ग यानी कि 400, माइनस 2 ए बी कितना है, माइनस 2020 प्लस 20, सी प्लस डी का वर्ग 400 माइनस 2, और सी डी कितना है, 2020। बोलो, क्लियर है यहां तक की चीजें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। a प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, सी प्लस डी का वर्ग माइनस 2cd, सारी कहानी वही की वही है। a प्लस बी का मान माइनस 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, सी प्लस डी का मान पहले से 20 था, वो प्लस का प्लस ही चल रहा है, 400 और प्लस 4040, 400 माइनस 4040, तो 20 गुणा 4040 से 20 गुणा 4040 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 20 गुणा 400 8000 और प्लस 8000, यानी कि आंसर हो जाएगा 16000। बताओ कितने लोगों का यह आंसर आ गया था, सच सच बताना, और कितने लोगों को अब समझ में आ गया है कि अब वो कर लेंगे। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर अब हम लोग इस सवाल को कर लेंगे, हमें इसमें अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पक्का है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कुछ और सवाल करते हैं, कुछ और प्रकार के सवाल जिनके आने की संभावनाएं रहती है, जो नए कॉन्सेप्ट हैं। देखो क्लास में कुछ चीजें हमने सीखी थी, ठीक है, फिर मंजिल में हमने मेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें की थी। अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं तुमको देता हूं और उनको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, अपनी सोच को विकसित करने की कोशिश करो कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच किया जाता है। वैसे तो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप के सवाल हैं तो काफ़ी कुछ ऊपर लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करो बेटा, हर सवाल पे कम से कम 5 से 10 मिनट खुद को हमें स्पेंड करने हैं। एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, एक नया कॉन्सेप्ट इससे सीख रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, पढ़ो। समीकरण ax की घात 2m प्लस बी एक्स की घात 2m माइनस 1 प्लस सी एक्स की घात 2m माइनस 2, ऐसे करते करते के एक्स की घात m प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1 कह देते हैं। के प्रकार को हल करने के लिए x की घात m से विभाजित करके पदों को व्यवस्थित करते हैं। किससे विभाजित करते हैं, अगर ये 2m से शुरू हो रहा है, याद रखना इसमें जो मुख्य गुणांक है उसकी घात, इसकी डिग्री जो है, इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 2m है। अगर ऐसे बड़े बड़े बहुपद दिखाई दें और उसमें ऐसा हो कि एक एक करके घात कम होते होते कहां तक चली गई, नियतांक तक चली गई, सारी घातें आ रही हैं, याद रखना पैटर्न जरूरी है, सारी घातें आनी चाहिए। एक ये 0 1 2 3 4, अधिकतम घात कितनी थी, 2m, 2m मतलब
यहां पर 4, m मतलब 2, यानी कि x की घात 2 से इसको भाग दिया जा सकता है। x की घात 2 से इसको भाग दे दोगे, यही बात कही है इन्हें, इससे विभाजित कर देते हैं। इससे विभाजित करके इस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब इस रूप में कैसे व्यवस्थित करते हैं उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खुद से हल करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे किया जाएगा। तो देखो यहां पर m कितना है, 2 है, ये बात समझ में आ गई, m कितना है, 2 है। तो इस समीकरण को ध्यान से सुनना भैया, पहले खुद से हल कर लेना। x की घात 2 से भाग दे दें तो x की घात 4 बटे x की घात 2, x की घात 4 बटे x की घात 2 माइनस 10x³ बटे x की घात 2। क्यों दिया x की घात 2 से भाग, क्योंकि यहाँ x की घात 2m में 4 लिखा हुआ था, 2m इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2, है ना। यहाँ पे क्या होगा 26x²। एक सवाल से समझ लो, जिनको नहीं समझ में आया अगला खुद से करने की कोशिश करना, और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो अगला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करना, ठीक है। यही बात कही गई थी कि x की घात m से विभाजित कर दो। अब x की घात m से विभाजित करने के बाद ये कितना बन गया, ये बन गया x² माइनस यहाँ क्या है 10x बचा, ये कितना हो गया 26 माइनस 10 बटा x प्लस 1 बटा x²। समझ गए बात को, है ना। अब यहां खास बात एक जो देखने की है वो ये है कि देखो यहां a है, यहां भी a है, इसका गुणांक और नियतांक समान है। यहां b x की घात 1 का जो गुणांक है वही इसका गुणांक है, c समझ लो बात को, मतलब इधर जो गुणांक था नियतांक और x की घात 4 का गुणांक समान है, x की घात 1 का गुणांक और क्यूब का गुणांक समान है, -10 माइनस और बीच में 1 है, मतलब सारी चीजें संतुष्ट हो रही है। अगर ऐसा हो तो इस रूप में लिख लो, किस रूप में लिख लो, x की घात m और x की घात 1 बटा x की घात m को साथ लिख लो, x² प्लस 1 बटा x², इसको साथ लिख लो, यहां से -10 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बटा x हो जाएगा और प्लस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ये हो गया x² प्लस 1 बटा x² माइनस 10 गुणा x प्लस 1 बटा x प्लस 26। अब क्या किया जाए, इस x प्लस 1 बटा x के वर्ग, इस चीज को, ये अगर कहीं पे a² प्लस b² लिखा हुआ दिखाई दे तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से x² प्लस 1 बटा x² को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा x का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा 1 बटा x, एक को a मान लो एक को b मान लो, और माइनस 10 गुणा x प्लस 1 बटा x, तो ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये क्या बन गया, x प्लस 1 बटा x का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 10 गुणा x प्लस 1 बटा x प्लस 26 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 बटा x। अब हम देखो यहां पे देखो इन्होंने कहा है कि या तो x प्लस 1 बटा x बनेगा या x माइनस 1 बटा x बनेगा, तो x प्लस 1 बटा x को t मान लिया जाए तो ये हो जाएगा t² माइनस 2 माइनस 10t प्लस 26 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t² माइनस 2 माइनस 10t प्लस 26 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया t² माइनस 10t प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या किया जाए, इसके दो गुणनखंड क्या क्या कर सकते हैं, t माइनस 6 गुणा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गए। द्विघात के गुणनखंड करना तो तुमको आते ही है ना, तो t इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, t इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और t इज इक्वल टू हो जाएगा 4। नेक्स्ट t इज इक्वल टू हो जाएगा 6 या t इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा t क्या था, t था x प्लस 1 बटा x, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहां पे x प्लस 1 बटा x या तो 6 हो जाए और x प्लस 1 बटा x 4 हो जाए। अब करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, इसको गुणा करो, x² प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू 6, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x के क्या मान आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस b, 6
प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी कि 4/2, 6 प्लस माइनस √32/2, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 16 दूना 32 यानी कि 4√2/2, तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस 2√2। तो दो मान तो क्या आ गए 3 प्लस और 3 माइनस, तो भैया यहीं पे काम खत्म हो गया ये तो, है ना। क्या है हमारे पास 3 प्लस माइनस 2√2, तो 3 प्लस माइनस 2√2 इसमें नहीं है, 3 प्लस माइनस 2√2 इसमें, मतलब बी और सी में से एक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अगला भी देख लेते हैं। यहां क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4/2, यानी कि x हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस 12/2, यानी कि 12 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 या 12 2√3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो 2 प्लस माइनस √3 और 3 प्लस माइनस 2√2, 2 प्लस माइनस √3, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल अगर समझ में आ गया तो सिमिलर इसी टाइप का एक और सवाल देता हूं। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर बताओ क्या आएंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर बताओ क्या आएंगे। सिमिलर टाइप का सवाल, सिमिलर टाइप का सवाल, फटाफट वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर, है ना। ऊपर की कहानी सारी सेम है, बस तुम तो यहां देखो, ये मुख्य गुणांक और नियतांक, ये a और a, ठीक है, -5 +5 और माइनस प्लस, बिठाओ व्यवस्था, बिठाओ व्यवस्था, किससे भाग दे दें इसमें। यहां तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करें, यहां तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसा हमने सोचा था, तो अब क्या करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन से देखकर लगाया जा सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि ऑप्शन से देखकर लगाया जा सकता है। करो करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो भैया, फटाफट 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 फटाफट। एक ध्यान की, एक काम की बात, एक ध्यान से देखने वाली बात यहां पर लिखी हुई है कि 1 1 1 1 मतलब x इज इक्वल टू 1, तो इसका मूल है ही, है ना। तो मतलब ये जो बड़ा सा बहुपद लिखा हुआ है इसमें एक x -1, देखो x इज इक्वल टू 1 लिखने पे संतुष्ट हो रहा है क्या, 1 -5 +9 -9 +5 -1, तो इन -9 से +9 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, आ गया 0, हो रहा है ना संतुष्ट। मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका मूल है ही, वो ऑप्शन से भी दिख रहा था, तो x -1 को अलग कर लो। x -1 जैसे ही अलग हो गया, इसको हटाता हूं ताकि दिखता रहे हमको, बचेगा क्या, देखो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 5, तो ये कितना हो जाएगा x की घात 4। नियतांक कितना आना चाहिए -1, 1 -1 यहां लिखा हुआ है, मतलब इसका नियतांक +1 आएगा। ठीक है, भाग देना है, बहुपदों को भाग देना अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहां पर एक छोटा तरीका बता रहा हूं, उसको सीखने की, उसको समझने की कोशिश करो। देखो क्या किया जाए, अगली घात जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा x की घात 4। अब तुम्हें क्या चाहिए, -5 चाहिए। अगला x की घात 4 और कहां से मिलेगा, जब ये x³ से गुणा होगा, तो -x की घात 4 आ गया था, और माइनस कितने लाए जाए, -4x³ ले आए, तो ये दोनों गुणा होकर कितने हो जाएंगे, -4x की घात 4 -x की घात 4, टोटल -5x की घात 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। x³ कितने चाहिए, 9, ये दोनों गुणा करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। कितने चाहिए, 5 और चाहिए। अगला x³ कैसे आएगा, जब ये x² से गुणा होगा, कितने चाहिए, 5 और चाहिए, तो 5x²। अब पैटर्न तुम लोग समझ गए होंगे, वैसे फिर भी मैं बता देता हूं। ये हो गया -5x², कितने चाहिए, -9x² चाहिए, और x कैसे आएगा, यह x जब यहां के x से गुणा होगा तो -5 आ गए थे,
है ना, माइनस के 4 और चाहिए तो माइनस के 4x से गुणा कर दो। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 हमको दिख ही गया था, और बाकी बची हुई है बाई क्वाड्रेटिक 4 घात वाली द्विघात 4 घात वाला बहुपद हमारे सामने आ गया। इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। x की घात 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो यही है, x की घात 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही, सबसे बड़ी घात क्या है 4, इसका आधा कितना हुआ 2, 2 से भाग दे दो। x की घात 4 को 2 से भाग दोगे x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 4 बटा x हो जाएगा, ये 1 बटा x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, एक जैसी चीजें इकट्ठी करो, x स्क्वायर और 1 बटा x स्क्वायर इसको इकट्ठा कर लो, माइनस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बटा x ये इकट्ठा हो जाएगा, और प्लस 5 ये साइड में आ जाएगा। इसका क्या किया जाए, वही जो पहले किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर को लिख दो, x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2ab कितना होगा 2 गुणा x गुणा 1 बटा एक्स माइनस 4 गुणा x प्लस 1 बटा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे तो हम लोग कर सकते हैं t माइनस 1 गुणा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 1 हो जाए या t इज इक्वल टू 2 हो जाए, यानी कि x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए या x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाए। अब इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इतने तक की बातें हमने कर ली, इसके आगे अब तुम लोग कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, करना है इसको कंप्लीट। क्लियर है, और ऐसा ही एक सिमिलर सवाल और ये भी होमवर्क के लिए तुम्हारे दे रहा हूं मैं, इसको खुद से करना ध्यान से। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा सोचनी है, इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा सोचनी है, तो करो वीडियो पॉज और अभी साथ का साथ निपटाओ, अभी साथ का साथ निपटाओ। होमवर्क मतलब ये नहीं है कि अभी क्लास पूरी लेने के बाद करेंगे, अभी का अभी ही निपटाओ, अभी का अभी ही निपटाओ। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और वैरायटी के सवाल करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और वैरायटी के सवाल करते हैं। ये एक और पैराग्राफ वाला सवाल काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। चित्रानुसार त्रिभुज ओ बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जबकि AC जो है वो माध्यिका है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये AC माध्यिका है। अभी दिखने में शायद तुमको उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये समकोण है, और ये जो दो भुजाएं हैं ये बराबर हैं, है ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये 90 डिग्री होता है, ये दो कोण बराबर होंगे, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो OC इज इक्वल टू OB होगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, अगली चीज कर रहे हो ना भैया खुद से, यहाँ प्लेन वीडियो तो नहीं देख दे रहे हो। AC माध्यिका है, ये AC जो है ये माध्यिका है, यानी कि इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, मतलब ये OA और AB ये बराबर है। दूसरी चीज ये पता चली, OA और AB ये बराबर है। ठीक है, क्या ये दो बात क्लियर है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था। अगर किसी को यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे बनाता हूं मैं, थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा। OBC ये समकोण समद्विबाहु है, ये दोनों बराबर है, और यहां से यहां जहां भी जिस बिंदु पे मिलाया जा रहा है वो A है। ये त्रिभुज एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में ऐसा है। वो समझ गए बात को? अब देखो इसको, वक्र को ध्यान से देखो, ये जो हमारा द्विघात है, इस द्विघात के बारे में अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं कहूं
कि इस द्विघात के दो मूल कौन कौन से हैं, तो तुम क्या कहोगे कि सर एक तो ये रहा क्योंकि इस जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद किया, और एक ये रहा, यही कहोगे ना। क्या यही दो इस द्विघात के मूल हैं? तो तुम्हारा जवाब आएगा हाँ सर, यही दो इस द्विघात के मूल हैं। तो क्या करें फिर? देखो, अगर इस मूल को मैं कह दूं कि ये अल्फा है, तो ओ ए इज इक्वल टू ए बी है, ये मूल बिंदु है। ए अगर अल्फा कॉमा जीरो है तो बी क्या होगा? 2 अल्फा कॉमा जीरो होगा या नहीं होगा? सच सच बताओ। ये देखो ध्यान से, ये है हमारा मूल बिंदु, ये दूरी ओ से ए की जितनी है उतनी ही ए से बी की है, चाहे ऊपर वाले में नहीं दिख रही हो, नीचे वाले में दिख रही है। ये दूरी जितनी है उतनी ही ये दूरी है। अगर ये दूरी अल्फा है तो ये दूरी भी अल्फा है, मतलब ये बिंदु अल्फा कॉमा जीरो है तो ये बिंदु 2 अल्फा कॉमा जीरो है। यानी कि एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरे मूल को 2 अल्फा होना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब दूसरी चीज सुनो, ये OB जो है, ये OB दूरी कितनी आई? ये अल्फा, ये अल्फा, OB दूरी 2 अल्फा। अब ये 2 अल्फा है और OB तो OC के बराबर भी है, तो ये भी कितना होगा? 2 अल्फा। अगर इस दूरी को भी 2 अल्फा रखना है, ये बिंदु किस अक्ष पर है? Y अक्ष पर है। Y अक्ष पर मूल बिंदु से 2 अल्फा दूरी पर कोई बिंदु होगा तो वो क्या होगा? 0,2 अल्फा होगा। क्या यह डायग्राम क्लियर हुआ? क्या अभी तक का डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो मेरे भाई, हुआ या नहीं हुआ? हो जाना चाहिए। तो समझना क्या क्या चीजें हमको पता चल गई। ये बिंदु कौन सा बिंदु होता है? ये वो बिंदु होता है जहां यह वक्र y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसमें x इज इक्वल टू 0 लिखने पे जो बिंदु मिलता है, इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 लिखें तो y इज इक्वल टू कितना मिलता है? c मिलता है। और यही जो c है वो कितना है? 2 अल्फा है। समझ रहे हो क्या इस बात को? किसी भी द्विघात में अगर हमें यह पता करना हो कि वो y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। इसमें x इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो y इज इक्वल टू c आ गया। मतलब ये बिंदु जो है वो जो 2 अल्फा माना गया था वो कितना है? एक्चुअल में c है। नाम एक जैसे हो रखे, कंफ्यूज मत होना। इस बिंदु का नाम भी c है और यह नियतांक जो है यह भी c है। तो x इक्वल टू 0 रखने पे जो मान आ रहा है वह इस c के संगत मान है और वो 2 अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहली जानकारी इस पूरी कहानी से हमको मिली कि स्मॉल c जो है वो 2 अल्फा के बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये b कैसे पता चलता है? किसी भी द्विघात में मूलों का योग, अगर इसके मूलों की बात करें तो एक मूल है अल्फा, दूसरा मूल है 2 अल्फा। मूलों का योग कितना होता है? -b/a, -b/a। तो 3 अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, समझ गए बात को? ये दो चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भैया फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। ये सवाल समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो द्विघात थी हमारी, चलो पहले अब डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि सवाल यहीं पे अटका हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो ही आगे की चीजें कर पाओगे। ये समझ में आ गया तो ही आगे की चीजें कर पाओगे। किसी भी द्विघात में थोड़ा अच्छे से बनाते हैं जिसमें चीजें हमारी जैसी हैं वैसी दिखाई दें, है ना? लगभग बराबर बराबर दिखने चाहिए। एक त्रिभुज है। अच्छा, पहले ये बातें करता हूं। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ रहा है? c आ रहा है। यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या होने चाहिए? 0,c होने चाहिए। और ये हमारे मूल होते हैं। एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। यहाँ ये कहानी समझते हो ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे क्या कहा गया कि इसके संगत जो बिंदु है a है, इसके संगत जो बिंदु है b है, और यहाँ पे बनाया गया एक त्रिभुज, ये और ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। फिर हमसे कहा गया कि ये O से B तक की जो दूरी है और O से C तक की दूरी जो है वो बराबर है। ये O से B और O से C की दूरी बराबर है क्योंकि ये समकोण समद्विबाहु है। समकोण यहाँ बन गया, समद्विबाहु मतलब यही दो भुजाएं आधार और लंब ही बराबर होंगे। अब ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा OB की जो लंबाई आएगी वही OC की लंबाई आएगी। इस बात को हम लोग मानेंगे।
बिल्कुल ठीक है। एक बात और कही गई कि एसी माध्यिका है, ये माध्यिका है। अब माध्यिका का क्या काम होता है? सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, यही होता है ना। अगर यहां तक की दूरी को अल्फा माना जाए तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? अल्फा हो जाएगी। दो टुकड़ों में बांट गया, ये कितनी हो गई? 2 अल्फा। ये 2 अल्फा तो ये 2 अल्फा। मतलब ये जो सी बिंदु है, जो ये स्मॉल सी था, ये किसके बराबर हो गया? 2 अल्फा के बराबर हो गया। और मूल, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल कितनी दूरी पर आ गया? अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा दूरी पर आ गया। ये इसका दुगना हो गया। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता? माइनस बी होता, यानी 3 अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब क्लियर हो जाना चाहिए। किसी को अगर अभी तक संदेह था तो अब उनके सारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। इस हिसाब से ये द्विघात क्या बन गई? एक्स स्क्वायर, बी की जगह -3 अल्फा एक्स लिख देंगे और सी की जगह 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करें? सर यहां तक तो ठीक है बेटा। इस द्विघात का एक मूल अल्फा है या नहीं है? है ना। ए क्या है? अल्फा कॉमा 0 है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? अल्फा पर। यानी कि इस द्विघात का एक मूल अल्फा है, तो अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो करवा दो। अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा गुणा अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा कॉमन ले लो, -अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो चित्र से, ये जो डायग्राम हमको दिया हुआ है उससे हमको साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा 0 तो नहीं होगा, क्योंकि अल्फा 0 हुआ तो ये अल्फा 0 हुआ तो ये यहाँ घुस जाएगा, 2 अल्फा भी यहीं घुस जाएगा, ये भी यहीं घुस जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। वैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। मतलब ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और अल्फा कितना एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? 1 कर लिया जाएगा। यानी कि इस द्विघात के मूल जो हमने अल्फा और 2 अल्फा माने थे, तो एक मूल हो गया 1 और दूसरा मूल हो गया 2 अल्फा यानी कि 2, यानी कि 2,1 इस द्विघात के मूल हो जाएंगे। 2,1 इस द्विघात के मूल हो जाएंगे। क्लियर है क्या? बोलो, क्या यह बात क्लियर है क्या? बोलो फटाफट 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 फटाफट। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, ये वाला करो, इसी कॉम्प्रिहेंशन का अगला पार्ट। अब ये बड़ा सिंपल सा है, देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तनाव नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी तनाव नहीं आना चाहिए। पिछले समीकरण से जो मूल मिले हैं उसी का प्रयोग करते हुए इसको खत्म करने की कोशिश करो। पिछली समीकरण से जो अल्फा बीटा मिले हैं उसी का प्रयोग करते हुए इसको खत्म करने की कोशिश करो। क्या था अल्फा? अल्फा था 1 और बीटा जो था, मतलब ठीक है, इन्होंने बोला कि बड़ा मूल जो है ना उसको अल्फा मान लेना। तो अपने मूल क्या आए थे? तुम तो अल्फा बीटा छोड़ो, मूल क्या आए थे? इस द्विघात के मूल क्या आए थे? 1 और 2 आए थे, है ना। अपन ने अल्फा और 2 अल्फा माना था, ये बोल रहे हैं बड़े वाले को अल्फा मानो। तो ठीक है भैया, तुम जो बोलो वो सही। हम कौन होते हैं तुमसे बहस करने वाले? इन्होंने बोला बड़े वाले को अल्फा मानो, हमने 2 को अल्फा मान लिया, वहां पे बीटा और 2 बीटा मान के हल किया इन्होंने, ये मान लो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 और अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 1। एक्चुअल में ये क्या करना चाहते थे? दोनों मूलों को धनात्मक रखना चाहते थे। तो अल्फा प्लस बीटा 3 कर दिया और अल्फा माइनस बीटा 1 कर दिया। अब क्या करें? तो ये किसके मूल है? तो ये किस द्विघात के मूल होंगे? वो द्विघात कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि उत्तर हो जाएगा ए। समझ गए बात को? क्या यह बात समझ में आ गई? कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन वाले सवालों का सबसे अच्छी बात यह होती है कि भाई एक पार्ट अगर सॉल्व कर लो तो आगे वाले अपने आप सॉल्व होते चले जाते हैं। आज हमारा फोकस PYQ, मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस पर है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग, उसमें ज़्यादा फोकस हम लोग न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप वालों पर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको कर लिया तो आगे बढ़ गए और उसको नहीं देख रहे हो। जितना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है उतना ही इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर भी है, उसमें लेवल और अप होगा। इसमें फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं रख रहा हूँ जो देखी दिखाई सी हो सकती है ना, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, एक और सवाल करते हैं। बड़ा शानदार पैराग्राफ।
अब हम लोग आ गए हैं लोकेशन ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति पर। ठीक है, किस पर आ गए हैं? मूलों की प्रकृति पर। मैंने बोला था सारी चीजें कवर करवाऊंगा, सारी चीजें कवर करवा रहे हैं। पहले मूलों की प्रकृति नहीं, सॉरी, मूलों की स्थिति पर आ गए। मूलों की प्रकृति तो पहले ही देख ली हमने। मूलों एवं गुणांकों के मध्य संबंध देख लिया, मूलों की प्रकृति देख ली, ग्राफ वाला सवाल समझा दिया तुमको। अब मूलों की स्थिति पर आ गए हैं, आगे जाकर उभयनिष्ठ मूल की बातें भी करेंगे हम लोग। पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है, ध्यान से बस सुनने की देर है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, पढ़ो सवाल को, करो वीडियो पॉज। बेटा अगर ये 1.5 घंटे का लेक्चर है, ईमानदारी से कर रहे हो, कम से कम 3 घंटे इसमें लगने चाहिए, कम से कम। ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, 3 घंटे से कम में अगर तुमने निपटा दिया मतलब अच्छी बात है वैसे तो ये, लेकिन क्या यह सवाल सारे तुम बिना देखे कर पाओगे? अगर 3 घंटे से कम में निपटा दिया है तो यह, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर इनमें से कोई सा भी सवाल दे दो, मैं 3 घंटे से कम में फटाफट से सारे के सारे सवाल निपटा दूंगा, बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम सही ट्रैक पर हो। लेकिन अगर तुम ये सारे सवाल बिना देखे खुद से नहीं कर सकते हो तो फिर गड़बड़ की बात है। क्या कहा गया है? माइना एक्स की घात 4 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक दी गई समीकरण है। ठीक है भैया, मान लिया। इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्रतिस्थापित करके हल किया जा सकता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इस प्रकार की समीकरण को छद्म द्विघात समीकरण यानी कि स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये दिखने में 4 घात की है लेकिन इसको 2 घात में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि समीकरण के 4 वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल हो तो लैम्डा कहां होगा? ठीक है, समझ गए बात को? देखो ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझा देता हूं। एक्स की घात 4 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को बोल रहे हैं टी लिखो, ठीक है, या यूं मान लो टी इज इक्वल टू, जैसे मानते वैसे ही मानते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिखो तो ये बन जाती है टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सभी समझदार लोग ध्यान से सुनेंगे। ये क्या चाहते हैं कि इस समीकरण के, किस समीकरण के? जो दी गई समीकरण है ना, इस समीकरण के 4 वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल हो। मतलब एक्स के 4 वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल आने चाहिए। अच्छा, एक्स मिलेगा कैसे? 100 भाई, एक्स है प्लस माइनस अंडर रूट टी। अगर तुम चाहते हो कि यहां से पहली बात तो 4 वास्तविक मान आए, मतलब टी के 2 धनात्मक मान आने चाहिए, क्योंकि अगर टी ऋणात्मक हुआ तो फिर तो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक आ जाएगा, सारा रायता फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? रायता फैल जाएगा। तो पहली चीज तो है कि टी धनात्मक होना चाहिए। टी कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। यानी इस द्विघात के मूल कैसे होने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। क्या शून्य हो सकता है क्या टी? अगर टी 0 रख दोगे तो x के 2 मान 0 0 हो जाएंगे। लेकिन यहां हमसे क्या कहा गया? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, मतलब t 0 भी नहीं हो सकता। इस द्विघात के जो दोनों मूल हैं t1 और t2, इन दोनों मूलों को धनात्मक होना होगा। जैसे t इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 9 लिखोगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो प्लस 0 माइनस 0 दोनों 0 0 आ जाएंगे, समान मूल हो जाएंगे, वो नहीं चाहिए। t ऋणात्मक तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि चारों वास्तविक नहीं आएंगे। तो फिर क्या करें? मतलब ये बात क्लियर हो गई कि इस द्विघात के दोनों मूल, इस द्विघात के दोनों मूल धनात्मक होने चाहिए। मतलब यह मूलों की प्रकृति से मूलों की स्थिति पर शिफ्ट हो गया। कितना अच्छा सवाल है, मूलों की प्रकृति से मूलों की स्थिति पर शिफ्ट हो गया। क्या करें? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम। चलो शुरू करते हैं। मूलों की स्थिति लेकर प्रभु का नाम। यहां पे क्या बात है कि इस द्विघात के दोनों मूल धनात्मक होने चाहिए। दोनों मूल धनात्मक होने की क्या क्या कंडीशन होती है? पहला, मूल वास्तविक होने चाहिए। बराबर भी नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि t1 और t2 दोनों अलग अलग चाहिए हमको। कैसे चाहिए? अलग अलग चाहिए, दोनों शून्य नहीं माने जाएंगे। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों t बराबर हो जाए?
पहला टी 4 और दूसरा टी भी 4। इससे तो x के कितने मान आएंगे, 2 ही मान आएंगे, पहले से भी प्लस माइनस 2, दूसरे से भी प्लस माइनस 2, चारों वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। मतलब ये टी दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए, शून्य भी नहीं होने चाहिए और बराबर भी नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने चाहिए मतलब डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा माइनस बी बाई 2a, ये कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या ये बात। डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस बी बाई 2a ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या बात आती है, और f ऑफ 0 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर दोनों टी को धनात्मक रखना है और भिन्न भिन्न रखना है तो ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब पहली शर्त देखते हैं, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। डी क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस द्विघात के लिए बात करना, इस द्विघात के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 हो गया 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 9। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 शुड बी ग्रेटर देन 0। लैम्डा माइनस 6 गुणा लैम्डा प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि लैम्डा कहां से कहां तक हो जाए, माइनस अनंत से लेकर 6, माइनस 6 यूनियन 6 से लेकर अनंत। पहली चीज तो ये आ गई, मतलब कुछ कुछ तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, ये बात पता चल गई। दूसरा माइनस बी बाई 2 है ना, इसको बाद में लेता हूं, माइनस बी बाई 2 लिखते हैं। माइनस बी यानी कि माइनस लैम्डा बटा 2a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि लैम्डा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी चीज पर आ जाते हैं। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज f ऑफ 0, यानी कि इस द्विघात में 0 रखने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब ये तो सदैव ही सत्य है, इसके लिए तो लैम्डा बिलोंग्स टू r हो जाएगा, है ना। ये तो सदैव सत्य, लैम्डा चाहे कुछ भी हो, f ऑफ 0 सदैव धनात्मक रहने वाला है। तो मतलब क्या होगा, लैम्डा 0 से बड़ा होना चाहिए, लैम्डा वास्तविक संख्या होनी चाहिए और लैम्डा इसके मध्य होना चाहिए। इन तीनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें, ये तीनों चीजों का इंटरसेक्शन लें तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारा, 6 से लेकर अनंत। लैम्डा क्या आ जाएगा, 6 से लेकर अनंत, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, सी। समझ गए बात को। बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा ही अच्छा सवाल था। अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा करते हैं, ये वाला। करो, अब करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। जैसे पिछला सवाल किया ठीक उसी प्रकार से इस वाले को भी हल करना है, वैसी की वैसी कहानी बनानी है, वैसी की वैसी अप्रोच रखनी है। करो वीडियो पॉज और खुद से सही तरह से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। ये हमारा बन गया था टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जहां टी इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या कहा गया, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। मतलब इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, टी वाली का नहीं, एक्स वाली का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर एक्स वाली का कोई वास्तविक मूल ना हो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट टी। अगर एक्स कुछ वास्तविक नहीं आए, मतलब टी कैसा होना चाहिए, टी होना चाहिए ऋणात्मक। तो इस बार कैसी कहानी हो जाएगी कि अगर इसके मूल t1 और t2 है तो दोनों मूल कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। यानी कि बोथ रूट्स लेस देन 0, दोनों मूल 0 से छोटे हैं, दोनों मूल ऋणात्मक है वाली कहानी है। दोनों मूल ऋणात्मक वाली कहानी मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन, t1 भी ऋणात्मक t2 भी ऋणात्मक। क्या क्या कंडीशन होती है, एक तो पहली कंडीशन कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बराबर हो सकते हैं क्या, कोई भी वास्तविक मूल ना हो, बराबर यहां हो सकते हैं। d इक्वल टू 0 मतलब इसके रूट बराबर हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक होंगे बराबर होंगे, चल जाएगा हमारा काम। दूसरा इस बार माइनस बी बाई 2a लेस देन 0 होना चाहिए। और तीसरा f ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0, d कितना था हमारा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 36, यही था। बोलो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 36। अभी भी मूल वास्तविक तो होने ही चाहिए, उसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, वही माइनस अनंत से
-6 यूनियन 6 से अनंत। अब दूसरे वाले से -b/2 है, इससे लैम्डा आ गया था बस, लैम्डा शुड बी लेस देन 0, यानी लैम्डा माइनस अनंत से 0। और तीसरा f(0) 9 ग्रेटर देन 0, ये तो सदैव सत्य है। अब इन तीनों का उभयनिष्ठ ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस अनंत से -6। अब ऐसा दिख रहा है क्या तुमको कहीं पे? तुम बोलोगे सर दिख तो रहा है, लेकिन ये बंद अंतराल नहीं है, खुला अंतराल है, ठीक है। तो अब देखो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? क्या माइनस अनंत से 0 लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि -6 तक ही जाना है, उससे आगे तो जाना नहीं है। ये वाला गलत हो गया, है ना। 6 से अनंत नहीं लिया जा सकता, है ही नहीं। 0 से अनंत नहीं लिया जा सकता। इस अंतराल में अगर कुछ भी लोगे, एग्जैक्ट 6 नहीं लिया, एग्जैक्ट 6 लेने पे क्या हो जा रहा है, यहां पे t कितना बन जा रहा है हमारा, देख लेते हैं। t² -6t + 9 = 0। तो t कितना आ गया, -t - 3 का पूर्ण वर्ग हो गया, ये t = 3 हो गया, जो कि धनात्मक नहीं रहा, सॉरी ऋणात्मक नहीं रहा। तो यहां पर जो लैम्डा = 6 है उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, लैम्डा -6, माई बैड, सही है। लैम्डा -6 लोगे, ये प्लस हो जाएगा, t + 3 का वर्ग हो गया, t = -3, नहीं करना पड़ेगा रिजेक्ट, चलेगा, ये भी बिल्कुल चलेगा। t = -3 रखोगे, दोनों जो हैं वो काल्पनिक मूल आएंगे, बराबर होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास b ही है। इस अंतराल में रखोगे तो सदैव काल्पनिक मूल आते रहेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग b बेस्ट पॉसिबल आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी का एक लास्ट पार्ट, बड़े अच्छे सवाल हैं, देखो इसको और करो। छोटू सा सवाल है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, इसीलिए मैं इसको भी करवा दे रहा हूं। हालांकि इसको होमवर्क भी दिया जा सकता था, लेकिन बेटा बाद के काम तो फिर बाद ही के हो जाते हैं, ना हम कर पाते हैं ना तुम कर पाते हो, ये बात तुम्हें भली भांति पता है ना। दो वास्तविक मूल हो, x² - x² = t लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा t² - λt + 9 = 0, और x क्या है, ±√t। दो वास्तविक मूल हो, x के दो वास्तविक मान आए, दो काल्पनिक मान आए, यहां से t के दो मान आएंगे। समझदार बच्चे समझ गए होंगे क्या करना है। t क्या दोनों धनात्मक हो सकते हैं? दोनों धनात्मक होंगे तो चारों वास्तविक आ जाएंगे। एक धनात्मक एक जीरो होगा तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक और दो जीरो आ जाएंगे। दोनों ऋणात्मक हुए तो सारे काल्पनिक हो जाएंगे। दो वास्तविक दो काल्पनिक कब होंगे? जब इनमें से कोई एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। केवल दो वास्तविक मूल हो, दो वास्तविक मूल हो। बराबर भी ले सकते हो, क्योंकि एक तो ऋणात्मक कर ही दिया, दो मूल 0 0 आ गए तो वो भी वास्तविक की श्रेणी में ही आएंगे। कुल मिला के ये बात है कि एक मूल धनात्मक होना चाहिए और एक मूल ऋणात्मक होना चाहिए। एक मूल धनात्मक, एक मूल ऋणात्मक, एक मूल 0 से बड़ा, एक मूल 0 से छोटा, है ना। पहले देख लो, क्या t = 0 हो सकता है? t = 0 लिख दोगे तो t = 0 लिखने पे क्या आ गया, 9 = 0। ऐसा होना संभव नहीं है, मतलब इसका मूल शून्य तो नहीं हो सकता। तो यहां पर जो हमने इक्वलिटी वाला केस लिया था वो अब रिजेक्ट हो गया। बचा क्या क्या तुम्हारे पास, कि एक मूल धनात्मक हो एवं एक मूल ऋणात्मक हो। इसको मूलों की स्थिति की भाषा में कहें तो क्या होना चाहिए, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, 0 मूलों के मध्य स्थित है, और इसकी कंडीशन होती है कि f(0) < 0 होना चाहिए। f(0) कितना आता है इस वाली व्यंजक में? अगर 0 रखोगे तो f(0) का मान आता है 9। 9 0 से छोटा होना चाहिए। क्या 9 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए एक t धनात्मक हो जाए, एक t ऋणात्मक हो जाए, मतलब 2x वास्तविक हो जाए, 2x काल्पनिक हो जाए। क्या यह सवाल समझ में आया? डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो फटाफट 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 बोलो 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 बोलो।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार के सवाल और करते हैं। पैराग्राफ ही पैराग्राफ का आज दिन है। ये वाला करो, क्या बात कही गई है इसमें, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो तो किसी प्रश्न को सीधे ही चरम मानों को रखकर हल किया जा सकता है। चरम मान मतलब एंड पॉइंट, अधिकतम न्यूनतम मान, मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा दिया हुआ है कि x माइनस 3 का वर्ग प्लस एक्स वाई माइनस 2 का वर्ग 0, दो पूर्ण वर्ग का योग शून्य आ रहा है। क्या ऐसा संभव है? पूर्ण वर्ग हमेशा धनात्मक, 0 या 0 से बड़ा होते हैं, मतलब इसको भी शून्य होना पड़ेगा और इसको भी शून्य होना पड़ेगा। वो कब शून्य होगा? x इज इक्वल टू 3 पर, और ये कब शून्य होगा? y इज इक्वल टू 2 पर। तो मतलब देख के ही पता चल रहा है कि दोनों की एक एक ही मान संभव है। दोनों x माइनस 3 का न्यूनतम और y माइनस 2 का न्यूनतम लोगे तो ही आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब जैसे यहां कहा गया है कि x 3 या 3 से बड़ा है, y 2 या 2 से बड़ा है और एक्स वाई 6 से छोटा है। अरे भैया, जब इसका न्यूनतम मान लेंगे और इसका न्यूनतम मान लेंगे तब गुणा 6 होगा, मतलब न्यूनतम गुणा 6 होना चाहिए। और यहां बोल रहे हो कि अधिकतम 6 आएगा। अब भैया वहां न्यूनतम 6, यहां अधिकतम 6, ऐसा केवल और केवल तभी संभव होगा जब x 3 है और y 2 है। तो ये कहलाती है बाउंड्री कंडीशन। इन्हीं बाउंड्री कंडीशन, चरम मानों का प्रयोग करते हुए हम लोग कुछ सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल देखो, इसका न्यूनतम मान, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, इसका न्यूनतम मान, इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं s। क्या बोल देता हूं? s। इसका न्यूनतम मान कितना होगा? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या होगा देखो, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अलग कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 अलग कर लिया, है ना। 2y स्क्वायर थे, एक वाई स्क्वायर इधर छोड़ दिया, एक वाई स्क्वायर इधर छोड़ दिया, 4y के साथ 4 ले लिया, 3 यहां छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ इससे? ये बन गया एक पूर्ण वर्ग, ये बन गया एक पूर्ण वर्ग और प्लस हो गया 3। एक पूर्ण वर्ग प्लस दूसरा पूर्ण वर्ग प्लस 3। अब इसका न्यूनतम मान कितना होगा? तो देखो, एक पूर्ण वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ये पूर्ण वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये 0 या 0 से बड़ा है, ये 0 या 0 से बड़ा है और प्लस 3 हो रखा है, मतलब मिनिमम ऑफ s ये कितना होगा? 3 होगा। y प्लस 2 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो y माइनस 2 या 2 से बड़ा होगा। न्यूनतम मान कब मिलेगा? जब y प्लस 2 को कितना रख दिया जाए? शून्य रख दिया जाए। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहां तो न्यूनतम मान ही है, ये भी पूछा जा सकता है x और y के किन मानों के लिए यह व्यंजक अपना न्यूनतम मान ग्रहण करेगा। तो y इज इक्वल टू -2 होना चाहिए और x प्लस वाई ये भी 0 होना चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू -y यानी x इज इक्वल टू 2, ये भी न्यूनतम होना चाहिए। तो ये दोनों अपना न्यूनतम मान ग्रहण करेंगे, ये दोनों x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 होगा, तो ये व्यंजक अपना न्यूनतम मान ग्रहण करेगा और वह न्यूनतम मान 3 होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब चलो इस हिसाब से तो आंसर कितना हो गया हमारा? C3। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं इसी पे आधारित। ये वाला करो। अब ये थोड़ा सा द्विघात द्विघात जैसी बातें हो गई हैं। परिसर, जो एक चीज अभी हमारी रह रही थी उस चीज को भी हम ले आए हैं। परिसर क्या कहा जा रहा है? px जो है वो है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और qy जो है वो ये है। यदि x और y इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं? कि px गुणा qy 28 आना चाहिए, तो इसका मान बताओ। अब यहां x और y का मान भी आएगा। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। देखो px क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। यह व्यंजक अपना न्यूनतम मान कब ग्रहण करता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है, तो इस व्यंजक का न्यूनतम मान क्या होता है? इसका परास क्या होता है? इसका परिसर क्या होता है? -d/4 a से लेकर अनंत, यानी कि d पता कर लेते हैं। d कितना हो जाएगा? b स्क्वायर -4ac, है ना, यानी कि 36
-4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौक 64, है ना, 64 और 36, तो कितना बचा हमारे पास 40 माइनस का 28, यानी कि पी एक्स जो है वो न्यूनतम कितना होगा, -d/4 ही कितना आ गया हमारा, माइनस -28/4 × 1, यानी कि 7 आ गया क्या, ठीक है। यानी कि पी एक्स जो है उसका परिसर क्या हो गया, 7 से लेकर अनंत। इसी प्रकार से क्यू ऑफ वाई को उठा, अच्छा ये मिलता कब है, ये मिलता कब है, ये 7 कब होता है, अपना न्यूनतम मान कब लेता है, तो ये लेता है शीर्ष पर। शीर्ष क्या होता है, -b/2a, -d/4a, यानी कि न्यूनतम मान 7 ले रहा है और वो कब लेगा, -b/2a पर, तो -b/2a कितना होगा, -6/8 पर ये मान 7 लेगा, यानी इसका जो शेष होगा वो हो जाएगा हमारा -3/4, 7। ये एक इस प्रकार की बातें हो गई, डी ऋणात्मक है, इस पे 0 हो रहा है, -3/4 पे शेष आ रहा है, यानी कि ऐसा कुछ वक्र बनेगा, -3/4 पर यह फलन अपना न्यूनतम मान 7 लेगा, x = -3/4 पर यह फलन अपना न्यूनतम मान 7 लेगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, दूसरा वाला देखो, q ऑफ y 4y² -12y + 25, इसके लिए शेष पता करो, तो -b/2a कितना हो जाएगा, -12/2 × 4, यानी कि 12/8, यानी कि 3/2, और 3/2 पे ये अपना न्यूनतम मान लेगा, जो कि किसके बराबर होगा, -d/4a के बराबर होगा, है ना, तो -d/4a कितना हो जाएगा, -b² यानी कि 144 -4ac, 25 चौक 100 माइनस, तो बाहर रेखा रहने दो, 144, और ये कितना हो गया, 25 चौक 100, 400/16 -d/4a, ये कितना हो जाएगा, 300 में से 44 और गए तो 256, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 256/16, यानी कि आ गया 16। बोलो यही आ रहा है क्या, 4 चौक 16, 256/16 यानी कि 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं वापस से, एक बार इसको भी चेक कर लें, यहाँ पे -d/4 है, -d28 था, 4a, अच्छा ये यहाँ पर 4a 4 होगा, और ये हो जाएगा हमारा 7/4, ठीक है। मतलब px का जो मिनिमम वैल्यू होगा, px का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 7/4, यानी px हमेशा 7/4 से बड़ा होगा, और qi का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, वो qi का मिनिमम वैल्यू आ रहा है 16, है ना। अच्छा px अपना मिनिमम कब लेगा, -3/4 पर, और qi अपना मिनिमम कब लेगा, 3/2 पर, ये बात ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, हमको क्या कहा गया, px इंटू qi जो है वो 28 होना चाहिए। अब px इंटू qi 28 कब होगा, इसका मिनिमम 7/4 और इसका मिनिमम 16 जब लेंगे हम लोग, तब जाके ये 28 आएगा। देखो 4 चौक 16, 7 चौक 28, यानी कि इस पहले व्यंजक को, पहले द्विघात को भी अपना न्यूनतम मान लेना होगा, 7/4 लेना होगा, और इस दूसरे द्विघात, दूसरे व्यंजक को भी अपना न्यूनतम मान यानी कि 16 लेना होगा, तब जाके इन दोनों का गुणा 28 संभव है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर ऐसा है तो 11y - 26x कितना होगा। अब बताओ मुझे कि px अपना न्यूनतम मान 7/4 x के किस मान के लिए ले रहा है, -b/2 है, ये x का मान होता है, यही बोला ना, ये x के मान पर ये y का मान मिलता है, तो ये x का न्यूनतम मान कब हो रहा है, -3/4, यानी कि 11, y अभी देख के आते हैं हम लोग, -x का मान तो 3/4 लेना पड़ेगा। ये व्यंजक अपना न्यूनतम मान कब लेगा, जब y इसका
एक्स निर्देशांक, यानी कि इसके लिए शेष का जो एक्स निर्देशांक है वो 3/2 है, तो यहां हो जाएगा 3/2, यानी कि आ जाएगा 33/2 और प्लस 26 दिया 78/4, यानी कि ये हो गया 66 प्लस 78/4, तो 8 हो 6 14 का 4 और 7 हो 6 13 और एक 14/4, यानी कि 4 तिया 12 और 4 छंग 24, यानी कि 36, तो इसका मान हो जाएगा 36। समझ में आ गई क्या बात? फिर से एक बार फटाफट से बता देता हूं कि इस व्यंजक का न्यूनतम मान x के -3/4 पर मिलेगा, इस व्यंजक का न्यूनतम मान y के 3/2 पर मिलेगा। दोनों व्यंजक अपना न्यूनतम मान लेंगे तभी जाकर 28 होगा। दोनों व्यंजक अपना न्यूनतम मान कहां लेते हैं? x इक्वल टू -3/4 पर और y इक्वल टू 3/2 पर। न्यूनतम मानों के संगत जो x और y है उनको ला के यहां पर रख दिया, आंसर मिल गया। क्लियर है क्या? बोलो फटाफट बताओ। तो देखो आज की ये कहानी यहीं पे रोकते हैं। बहुत सारे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूं आपके दिमाग को इन क्वेश्चंस ने चैलेंज किया होगा। फिर से यही कहूंगा कि बेटा इसको प्लेन वीडियो की तरह मत देखना, एक बार खुद से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चाहे वो आया हो या नहीं आया हो, अलग तरीके से आया हो, तभी सीख पाओगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए देके जाऊंगा और अगली क्लास में हम लोग पहले तो क्लास क्वेश्चन करो जो यहाँ पे होमवर्क दिए जाएंगे, है ना, और अगली क्लास में हम लोग करेंगे इंटीजर टाइप, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन। तो 2 टाइप की चीजें आज हमने कवर की। कुछ टॉपिक आज कवर किए हैं, कुछ टॉपिक अगली क्लास में भी कवर किए जाएंगे। तो ये पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से कर लेना। जैसे मैंने पहले बोला था, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा और लेक्चर का लेंथ भी बढ़ेगा। अभी जब तक मेंस है तब तक थोड़ा छोटा रहेगा, उसके बाद फिर से इसको भी बड़ा कर दिया जाएगा, फुल फोकस हम इसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में, और हर क्वेश्चन के लिए लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया था, कौन सा क्वेश्चन समझ में आ गया है और किस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।